गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की 11वीं नंबर कविता निर्माणों के पावन युग में। ये हमारे आज के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका परिचय, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश, मापरा मतलब मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। माना जाता है कि प्रखर वक्ता मतलब बोलने में एक्सपर्ट, तो एक कवि भी थे, प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं, पत्रकार भी हैं और बोलने में एक्सपर्ट तो थे ही। आपकी रचनाएं जीवन की जीविशा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। तो माना जाता है कि जो भी कविताएं या जो भी रचनाएं हमारे कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी किया करते थे, वो सभी जीवन में एक अलग सा जोश पैदा कर देते थे। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली, लोकोत्तर मतलब लोगों को आनंद देने वाली रचना कविता होती है। यानी जो कविता लोगों को आनंद दे, सुंदर अर्थ प्रकट करे, वो कविता कहलाती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है, यानी यहाँ पे फील कराया जाता है जो कविता में लिखा जाता है दृश्य। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान का अर्थ होता है नई खोज, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान का मतलब होता है भलाई करना, उन्नति करना, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी आज की कविता में हमारे कवि ने ये बताया है कि जहां जहां हम नूतन आविष्कार करते हैं, यानी कि हम जब जब नए नए आविष्कार करते हैं, तो हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे किए गए नए उत्थानों की वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा चरित्र है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए या ना बिगड़ना चाहिए। ये कविता की पंक्तियां हमारी हैं, अब दो दो करके पढ़ते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। पावन युग का अर्थ होता है पवित्र समय, स्वार्थ साधना लालच, वसुधा का अर्थ है धरती। देखिए मैंने यहाँ पे 3 चित्र दिखाए हैं। ये तीनों ही चित्रों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल का आविष्कार हो गया है, टीवी का हो गया है, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें मनोरंजन के नाम पर निकाली गई है और जरूरत के हिसाब से भी निकाली गई है। लेकिन जैसे जैसे ये चीजों का निर्माण हुआ है तो कहा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप लोग क्या किए हैं, माँ बाप ने बच्चों को टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, ये सभी सुख सुविधा तो प्रदान कर दी, लेकिन जो बच्चों को अपना समय देना चाहिए था वो समय उन्होंने देना बंद कर दिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि निर्माणों का माना ये युग है, मत हमें क्या चाहिए, चरित्र निर्माण न भूले। भले बच्चे को हम मोबाइल, टीवी सब लाके दे रहे हैं, लेकिन जो मूल्य बच्चों में डालना चाहिए था, वैल्यूज डालना चाहिए था, वो टीवी मोबाइल नहीं डाल सकते, वो माता पिता ही डाल सकते हैं। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलिए। ये देखिए बच्चा रो रहा है, माँ बाप इतने व्यस्त हो गए हैं अपने कामकाज में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में, कि बच्चे के भविष्य से वो खेल रहे हैं। और साथ ही साथ कवि ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि आपका नुकसान हो, आपके अपनों का नुकसान हो, या हमारी वसुधा यानी कि धरती का नुकसान हो। माना अगम अगाध सिंधु है, अगम मतलब अपार, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, एंडलेस जिसे कहा जाता है। अगाध, अगाध मतलब गहरा, संघर्षों का पार का मतलब होता है मुसीबतों का अंत, और मझधार का अर्थ होता है नदी के बीच की धारा, यानी जब आप नदी के बीच में पहुंच जाते हो उसे मझधार कहते हैं, और जब नदी के साइड में रहते हैं उसे किनारा कहते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा मैंने समंदर दिखाया है। अब मान लो समंदर में मेरी एक नाव गई है, अगर मैं नाव लेकर जाऊं और ये कोशिश करूं कि मैं समंदर को 1 मीटर के द्वारा उसकी चौड़ाई और लंबाई मापूं, तो ये मुमकिन नहीं है। या किसी मीटर के द्वारा अगर मैं समंदर की गहराई को मापने की कोशिश करूं तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो कवि यहाँ कहता है कि जैसे समंदर की गहराई, ऊंचाई, लंबाई जो भी है जिसे हम माप नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार हम इंसानों के जीवन में कष्ट आते हैं, यानी कि मुसीबत आते हैं, और मुसीबत कितना लंबा है, कितना गहरा है, कब तक रहेगा, ये हम किसी मीटर से नाप कर किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक चित्र में दिखाया है कि एक
इंसान था, पानी में चला गया, अब वो डूब रहा है, तो क्या करे बेचारा? हार मान जाए और अपनी मौत का इंतजार करे कि मौत कब आए, या फिर अपना हाथ पैर चलाए, दिमाग चलाए और खुद को मुसीबत से निकालने की कोशिश करे। नेक्स्ट कहा जाता है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो कवि का मानना है कि जब भी कोई मुसीबत आए, जैसे कि यहाँ पर एक नाव है वो टूट गई है, लेकिन नाव में बैठा इंसान हार नहीं मान रहा है। उसे पता है कि मैं मझधार में जो मेरी नाव अटक गई है, मैं किनारे तक ला सकता हूँ। उसने वो चुनौती स्वीकार की है अपने आप को बचाने की। और ये देखिए एक लास्ट यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे एक मछली पीछा कर गई है, शार्क मछली, और सामने वाला इंसान मछली को ये नहीं कह रहा कि आओ मुझे खा जा, वो अभी भी हिम्मत कर रहा है। यानी जब तक हम हिम्मत करते हैं तब तक हमें हमारी मंजिल मिल सकती है, और जब जब हम हार मान जाते हैं तो हमें हमारी मंजिल कभी नहीं मिलती। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि माना संघर्ष बहुत है लाइफ में, लेकिन कभी हार मत मानिए, उन चुनौतियों का सामना कीजिए, मंजिल जरूर आपको मिल जाएगी। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल मतलब कठिन, नूतन मतलब नया, अनुसंधान मतलब खोज। ये देखिए आ गया जिंदगी में कोई सवाल, अब सवाल लेकर बेटा आपको चिंता नहीं करना, आपको सोचना है कि अरे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई मुसीबत आ गई तो आंसू मत बहाइए या इस तरह से परेशान मत होइए। अब उस समस्या को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है? नूतन अनुसंधान, मतलब एक नई खोज कीजिए। लाइए एक आइडिया आपके दिमाग में कि ये मुसीबत है तो हल कैसा हो सकता है, सोचिए। और सोचने पर कहते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। तो इस तरह अगर आप कष्ट करेंगे तो आपको आपकी हर मंजिल मिल सकती है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा कष्ट कर रहा है और अपने सारे काम करने की कोशिश में लगा है। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है कि हर समस्या का समाधान है, बस एक नई आइडियाज खोजने की जरूरत है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये दोनों पंक्तियां स्टार्टिंग की दो पंक्तियां जो दोबारा बार बार कविता में रिपीट हो रही हैं। ये देखिए एक फैक्ट्री हमने बनाई, कहते हैं फैक्ट्री बनाई, नया निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस फैक्ट्री के कारण कई समस्या हो रही है। जैसे कि हमारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। तो कवि का मानना है कि एक ऐसी कंपनी जो हमने बनाई फैक्ट्री जिससे लोगों को नुकसान हो, तो उसे बनाने का क्या मतलब हुआ। तो हमें सोच समझकर ऐसे आविष्कार करने चाहिए जिससे लोगों का भला होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब अगर उससे हमें लालच हो रहा है, हमारे फैक्ट्री से फायदा हो रहा है, तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो चीजें बनाई हैं उससे हमारा कैरेक्टर यानी कि चरित्र बुरा नहीं होना चाहिए, और ना ही जो हमारी वसुधा यानी कि धरती है, पृथ्वी, हमारा नेचर, उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह कवि ने यहाँ बताया है कि माना आविष्कार करिए, लेकिन आविष्कार के चक्कर में अपना कैरेक्टर और अपनी जो धरती माँ है इसका हमें बुरा नहीं करना चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शील का अर्थ होता है सद्व्यवहार, सद्व्यवहार मतलब कि अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर करना चाहिए। विनय, विनय मतलब नम्रता या कोमलता। श्रेष्ठता का अर्थ होता है महानता। देखिए मैंने यहाँ तीन चीजें दिखाई हैं, ये हमारा व्यवहार बताता है कि कैसा है। एक हमारा व्यवहार हमारे गुरु के साथ, दूसरा हमारे अपने माँ बाप के साथ, और तीसरा हमारे आसपास और अननोन लोगों के साथ। तो कवि का मानना है कि इंसान को हमेशा शील होना चाहिए, यानी जो हमारे अपने हैं, गुरु हैं, जो हमारे अपने नहीं भी हैं, उन सभी के साथ हमें सद्व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा बोला गया है विनय। विनय का अर्थ मैंने बताया है कोमलता, यानी आपको आपका दिल इस तरह से कोमल करना है। अगर आपके दोस्त को कोई चाहिए, कोई चीज आपके पास है तो दे दीजिए। कोई अंधा बच्चा का रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद कीजिए। भले आप हार गए लेकिन जीतने वाले को बधाई दीजिए। तो ये बताता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, कितना विनय है। और जब आप अपना दिल इतना बड़ा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो आप सामने वाले की नजर में आदर्श बन जाते हैं। उसके बाद कवि ने कहा है श्रेष्ठता। ये देखिए श्रेष्ठता का मतलब होता है महानता।
तो जैसे आपको पता है अभी कोरोना का चल रहा है, लोगों की मदद कीजिए। ना पैसों से मदद कर सकते हैं, सामान से मदद कीजिए। किसी को अगर ब्लड की जरूरत है तो खून दान कीजिए, रक्तदान से मदद कीजिए, या फिर लोगों के लिए इस तरह से डोनेशन यानी कि चंदा इकट्ठा कीजिए। और जब आप इस तरह से लोगों की मदद करते हैं तो उसे माना जाता है श्रेष्ठता। तो कवि का मानना है कि जिंदगी जीने के लिए 4 चीजों का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। पहला शील, दूसरा विनय, आदर्श और श्रेष्ठता। ये 4 क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप सही मायने में इंसान हैं। उसी तरह कवि ने कहा है कि तार बिना झनकार नहीं है। जैसे हम किसी गिटार को बजाते हैं लेकर या वीणा को लेकर बजाते हैं तो उसमें कुछ तारें लगी रहती हैं। जैसे उन तारों के बिना वो वीणा या गिटार का कहीं कोई महत्व नहीं होता, कहीं उनमें से कोई झनकार यानी कि आवाज नहीं आती। उसी तरह जब तक ये 4 क्वालिटी इंसान के अंदर नहीं होती है तब तक इंसान सही मायने में इंसान है ये पता ही नहीं चलता। तो अपनी इंसानियत दिखाने के लिए हमें ये 4 क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। नैतिक मतलब होता है नियम यानी कि रूल्स। देखिए, मदद कर रहे हैं, बारिश हो रही तो अपना छाता एक गरीब को देने का कोशिश में लगे हैं। कहीं कोई घटना हो रही तो पुलिस को जो इन्फॉर्म हमें करना चाहिए वो बच्चा ड्यूटी कर रहा है। ये देखिए, अगर घर में मेहमान आए हैं तो कैसे स्वागत करना चाहिए, कैसे उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए। अब यहाँ मैंने दिखाया पढ़ाई लिखाई, और ये छोटा सा वीडियो दिखाइए, ये सत्ते पे सत्ता का मैंने दिखाया है मूवी का। अब कवि यहाँ क्या कहना चाहता है? कवि कहता है शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यानी कवि का मानना है कि माना इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा होने के बावजूद इंसान में यदि नैतिक आधार नहीं है, यानी कि जो जिंदगी जीने का सही तरीका है अगर उसे वो तरीका ही नहीं पता। जैसे अगर मान लो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इस तरह एक गरीब लड़की को देखा भीगते हुए, अगर मैं अपना छाता उसे ना दूं, या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं पुलिस को जाके इन्फॉर्म ना करूं, या मेहमानों को जो घर में आते हैं उनके साथ अगर मैं अच्छा व्यवहार ना करूं, तो मेरा पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षक होना ना के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, मतलब क्या सिर्फ शिक्षा ही लोगों को शिक्षित या सभ्य बनाती है? तो ये बात गलत है। हमारे अंदर कुछ नैतिक मूल्य भी होने चाहिए जो बचपन से माँ बाप, शिक्षक सब लोग हमें सिखाते हैं। अगर हमने वो नियमों को ही नहीं सीखा तो हम पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों को खाने का सलीका नहीं पता कि कैसे खाना चाहिए। तो इन एक पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि शिक्षा सिर्फ हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है, उसे अमल में लाना है जिंदगी में लोगों की मदद के द्वारा, और तब कहीं जाकर आप सही मायने में पढ़े लिखे इंसान कहलाते हैं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति मतलब कामयाबी, कौमुदी सम्मान, गरिमा का अर्थ होता है घमंड। देखिए, एक बॉस है, अच्छे खासे पोस्ट पे पहुंचा है, कामयाब है, बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुका है, सम्मान मिल चुका है, लोग काफी उसकी इज्जत करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जिस वक्त इंसान को अपनी ये सफलता का, अपने सम्मान का, कामयाबी का घमंड हो जाता है तो मान के चलिए उसी वक्त वो पतन के रास्ते पे चलना शुरू कर चुका है। अगला देखिए, अगर आप अपनी कामयाबी में किसी को घमंड, अपने घमंड में, अपनी कामयाबी में किसी का अपमान कर देते हैं, जैसे ये लड़की बेचारी उदास होकर जा रही है, अगर आपने कुछ ऐसी हरकत की, इसका मतलब आपने क्या किया? संस्कृति का आपको सम्मान आपने नहीं किया। तो कभी यहाँ बताना चाह रहा है कि कितने भी हम अमीर हो जाए, कामयाब हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन हम सभ्य तभी कहलाएंगे जब हम सच्चे मन से लोगों की मदद करेंगे और लोगों का हम भला चाहेंगे। अगला देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलिए। देखिए, माना बहुत सारे निर्माणों का वक्त है, नई नई चीजें बन रही हैं, हम उनसे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कवि का मानना है कि कभी भी हमें हमारा हेल्पिंग नेचर जो है, मदद करने का जो हमारा व्यवहार है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए, और ना ही हमें हमारे वसुधा यानी धरती का कल्याण भूलना चाहिए। यानी कि जो भी काम कीजिए उसमें हमारे अपनों का
और धरती माँ का हमेशा भला छुपा होना चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, कृति का मतलब होता है कार्य। देखिए ये हमारे आविष्कार है, जो गैजेट हमने बनाए, मशीन हमने बनाई है। कवि का मानना है कि ये सब नई नई चीजें तो बन गई, लेकिन अगर इसमें मानव का प्यार नहीं है, ये देखिए एक इंसान है, कंप्यूटर उसने सीखा नहीं, इसीलिए कंप्यूटर को तोड़ रहा है और गलती उसकी दे रहा है कि कंप्यूटर उसे जो चाहिए वो बता नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि जब जब हम कुछ नया आविष्कार करते हैं, जैसे एक रोबोट बनाया है, तो सीखिए उसे कैसे ऑपरेट करना है। अगर कुछ ऐसे गैजेट बनाया, इसे सीखिए। और अगर हमने ये सूखा कचरा और गीला कचरा का सिस्टम बनाया है, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। जब जब हम इन सब चीजों को मानेंगे और उसे निभाएंगे, तो ही इसमें हमारी भलाई है। यदि आविष्कार पे आविष्कार होता रहा और मानव अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर इन आविष्कारों का होने का मतलब ना के बराबर होता है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन मतलब नई रचना, व्यर्थ मतलब बेकार। अब देखिए यहाँ पे एक टोस्टर मैंने दिखाया है, देखिए रोटी मेकर आ गया है। अब तो आटा नहीं सानना पड़ता, रोटी भी बन के निकल आती है। एक बच्चा है, सिलाई मशीन देखिए कैसा हो रहा है उसके साथ। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अपना जूम वाला क्लास बताया है। अब देखिए सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। तो कवि का मानना है कि विज्ञान तो नई नई रचना आए दिन कर रहा है, आए दिन एक साथ टोस्टर कुछ बन रहा है, कुछ इस तरह से रोटी मेकर बन रहा है, लेकिन अगर प्राणी का उपकार नहीं है तो वो व्यर्थ है। यानी जैसे इस बच्चे ने नहीं सीखा कि मशीन को ऑपरेट कैसे करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, तो उसकी दुर्दशा कुछ ऐसे ही होगी। अगर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ये एक नया आविष्कार है कि घर बैठे बैठे भी कोरोना के वक्त आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस बच्चे ने सीखा ही नहीं और उसने हार मान ली, तो ये आविष्कारों का कहीं कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम इंसान उसे सीखते नहीं और उसका उपकार नहीं मानते। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता यानी कि सांसारिक सुख, उत्थान मतलब उन्नति। देखिए आज अपने सांसारिक सुख के लिए, यानी अपने फायदे के लिए हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी बना रहे हैं, क्या क्या आविष्कार नहीं कर रहे हैं। ऐशो आराम की हम सारी चीजें अपने घर में ला रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कबर्ड, सब कुछ ला रहे हैं। और ढेर सारा पैसों का हमें लालच है, पैसों पे पैसा हम कमा रहे हैं। लेकिन कवि कहता है कि अगर ये सारी सांसारिक सुखों में जीवन का उत्थान न भूले, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन इन चीजों पर आधारित नहीं है। ये चीजें सिर्फ जीवन का एक भाग है। हमारा जीवन होता है हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार और हमारे धरती के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी। जब ये सभी चीजें हम ईमानदारी से निभाते हैं, तब कहीं जाकर हम सही मायने में इंसान कहलाते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए मशीन पे मशीन बन चुकी है। अब कवि का मानना है ये सारे मशीनी, ये रॉकेट, ये हथियार जो भी हम बनाते हैं, इन सभी को बनाने के चक्कर में हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि इसे धरती माँ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जब हम कोई आविष्कार करते हैं, तो हमें हमारे अपनों का, जो हमारे अपने नहीं है उनका, और धरती का, सबका ख्याल रखना चाहिए और तब कहीं जाके कुछ नया आविष्कार करना चाहिए, ताकि कभी भी किसी को किसी चीज से तकलीफ ना हो। तो इस तरह आज की कविता में हमने ये जाना निर्माणों के पावन युग में कि माना ये जो समय है नई नई चीजों के निर्माण करने का है, नई नई चीजें बनाने का है, लेकिन हमें वो बनाने से पहले उसका साइड इफेक्ट सोच के रखना चाहिए कि हमारे अपनों पर, जो हमारे अपने नहीं है वो, और धरती पे रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर हो सकता है। जब हमें सारी चीजें ध्यान से करेंगे तो सबका भला होगा और इससे हमें और ज्यादा खुशी मिलेगी। ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। वसुधा का कल्याण, नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान, जीवन का उत्थान। दूसरा है जरूरी है, क्या जरूरी है आविष्कारों में, तो मानव का प्यार। विज्ञान में क्या जरूरी है, प्राणी का उपकार। ये आपके रिक्त स्थान है। आर्यभट्ट ने शून्य की डैश की, तो पहला का उत्तर है खोज, दूसरा का उत्तर है स्पर्धा, तीसरा अनुमति, चौथा का उत्तर है संभावना और अंतिम उत्तर है निर्माण।
आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।